नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य पर सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री आवास का नाम संत कबीर कुटीर किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास को अब संत कबीर कुटीर कर दिया गया है और आवास के बाहर नेम प्लेट भी लगा दी गई है। संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य पर आज से चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मुख्यमंत्री आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा गया है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि इस मुख्यमंत्री के आवास पर बाकायदा संत कबीर कुटीर जो है वो लिखा जा चुका है। इसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीते रविवार को रोहतक की अनाज मंडी में ऐलान किया गया था कि आज से मुख्यमंत्री हरियाणा निवास जो चंडीगढ़ में स्थित है उसका नाम जो है वो संत कबीर कुटीर किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं बाकायदा जिसके ऊपर संत कबीर कुटीर जो है वो लिखा गया है। तो आज से मुख्यमंत्री हरियाणा निवास का नाम जो है वो संत कबीर कुटीर जो है उसके नाम से कहलाया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा इसके अतिरिक्त और भी अतिरिक्त जो है ऐलान किए गए थे। उनके द्वारा जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों और धर्मशालाओं में जो पुस्तकालय होंगे उनके नाम जो है वो संत कबीर के नाम से जो है उनका नामकरण किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय का नाम जो है किसी एक विश्वविद्यालय का नाम जो है वो भी संत कबीर के नाम के ऊपर रखा जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर संत कबीर कुटीर जो है वो अब लिखा जा चुका है और आज से हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास स्थान का नाम संत कबीर कुटीर जो है वो कहलाएगा। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास की। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। प्रदेश में पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल और सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में माउंट यूनाम के लिए पर्वतारोहियों के दल को रवाना किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी सीएम मनोहर के साथ मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पर्वतारोहियों से संवाद कर उनका अनुभव भी जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा के गांव के जीवन में ही एडवेंचर जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोरनी में मिल्खा सिंह एडवेंचर क्लब की स्थापना की। दक्षिणी हरियाणा में भी ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एससी चौधरी जी उपस्थित थे। वहां तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता, नौजवानों में उनका साहस बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। कुल 100 बच्चे भी हैं और उनके साथ और ट्रेनर हैं, वो उनके कुल मिला के 100 लोग वहाँ इस पे जा रहे हैं। और इसमें लगभग सरकार 40 लाख रुपए खर्च कर रही है। और इस प्रकार के जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं, तो पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जो इस प्रकार के कैंपों का आयोजन कर रहा है। तो इससे बच्चों में बड़ा भारी का उत्साह मिलता है। बच्चों को एक टाइम था तब लोग इस प्रकार की गतिविधियों को शरारतों में लेते थे जब हम छोटे थे तब, लेकिन 2016 से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान दिया, बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है और निश्चित तौर से वो अच्छा करके दिखाते हैं। ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उसे बीजेपी सरकार की बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं इसी मुद्दे पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला तो 2012 में दर्ज हुआ था, जबकि बीजेपी की सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। वहीं अगर सरकार को बदले की भावना से कार्रवाई करनी होती तो 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल हो चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपना काम कर रही हैं। और आज भी राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपका क्या देखिए मैं समझता हूँ ये बिल्कुल
अपने लीडरों को खुश करने के लिए जिस प्रकार का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कल ही एक पत्रकार से पूछा था कि ये केस दर्ज कब हुआ था, और उस पत्रकार ने मुझे बताया था कि 2012 में हुआ था। 2012 में तुम्हारी सरकार भी थी, तो इसका 2012 में अगर हुआ तो पहले ही इस पे सवाल उठे थे। और जिस प्रकार से भी ये केस दर्ज होगा, मुझे नहीं पता ये कोर्ट के द्वारा आया किस प्रकार से आया, लेकिन केस दर्ज 2012 में हुआ, तो उसी की जांच चल रही। और अगर सरकार ने कोई बदला लेने की भावना से कोई काम करना था तो 2012 और 2022 10 साल है गए, तो फिर तो सरकार उस हिसाब से काम करती। लेकिन ये जो एजेंसियां हैं ये कोई सरकार के दबाव में काम नहीं करती, ये बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसियां हैं और स्वतंत्र तौर तरीके से ही काम करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारे लीडर के खिलाफ कोई भी बात कह दी तो इसका मतलब प्रदर्शन करो, कुछ करो। लेकिन देश में सब लोग एक बराबर हैं, सबके राइट भी एक जैसे हैं। अगर कोई भी गलती करता है तो उसके खिलाफ काम होता है, कार्रवाई। अंबाला कैंट नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले खौज कीपर में सोसाइटी बैंक का मामला गरमा गया है। 8 गांवों के लोग और अंबाला पुलिस आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां नगर परिषद इस जमीन पर बने सोसाइटी बैंक को गिराने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ 8 गांवों के लोग और किसान नेता इसको गिराने का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए मेरी जो भी जिम्मेदारी है कि गौचरान की भूमि का नगर परिषद विक्रय करके आगे कोई और पर्पज के लिए यूज करना चाहती है। और दूसरा जो मेरे संज्ञान में इन्होंने लाया है कि ये रजिस्ट्री, मैं रजिस्ट्री काफ़ी आज ही निकलवा लूँगा तहसील में जाके। ये रजिस्ट्री खाली भूमि की कराई गई है, जबकि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर और खोजकीपुर प्राइमरी सेंटर भी यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि कई गाँव के लोगों के खाते भी हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो इस भूमि का प्रयोग बदला नहीं जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो काम करे जो जनता के नुमाइंदे करें का चाहे या जनता चाहे। भिवानी के भवानी खेड़ा में मामूली कहासुनी के चलते एक ही परिवार की महिलाओं में मारपीट हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई, जबकि एक महिला को काफी चोटें आई हैं, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं जांच अधिकारी मुन्नी देवी ने बताया कि झगड़े की सूचना मिली थी। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। नमस्कार जी। कल रात को सूचना मिली थी कि वाणीखेड़ा में वार्ड नंबर 4 में झगड़ा हो गया है और उसमें एक औरत की करीब 82 साल के करीब उम्र है, उनकी उमराई नाम है। तो उनके परिजनों के कहने से मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों चैन स्नेचरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बाइक सवार स्नेचर शहर की गलियों और पार्क में घूमने वाली महिलाओं को अपना शिकार आसानी से बना करके फरार हो जा रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के अशोक विहार का है, जहां देर शाम एक युवती अपने घर पर पहुंची थी। जैसे उसने डोरबेल बजाई, उसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक उसके गले से चेन झपट कर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि चेन झपटमारों के हाथ से छूटकर युवती के बालों में ही अटक गई। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। अचानक हुए इस हमले में युवती सकपका गई। जब उसकी समझ में आया तो वह झपटमारों के पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक दोनों झपटमार फरार हो गए। युवती ने इस वारदात की शिकायत पुलिस में नहीं दी है। ऐसी घटनाओं के चलते लोगों ने मांग की है कि पुलिस इलाके में गश्त बढ़ाए, तो शायद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। बेटी आई थी हमारी 8:30 बजे, तो पीछे से 2 लड़के आए, बाइक पे मुंह बांध रखा और बेटी की चैन तोड़ने की कोशिश करी। कान का भी उसका निकल गया और उसके बाद वो वैसे जैसे उसने देखा तो लड़की की चैन बच गई, बाकी वो भाग गए। और उससे भी कुछ थोड़े से दिन पहले अभी हमारी गाड़ी में भी हादसा हुआ है कि वो गाड़ी में पीछे का लोग शीशा तोड़ के लोग तोड़ दिया आगे का, और हमारी गाड़ी का जो भी सिस्टम होता है वो ऑन ऑफ होने। वहीं कुरुक्षेत्र साइबर क्राइम ब्रांच ने सीआरपीएफ जवान से लोन दिलाने के नाम पर ठगी के मास्टरमाइंड देवेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़ित को लोन दिलाने के लिए जाल में फंसाया और उससे 15 लाख रुपए की ठगी कर ली। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 50,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस फाइल अनुसंधान के लिए एसपी साहब के आदेश के मुताबिक थाना पेवा से एसडीओ प्राप्त हुई है।
इसमें एक सिंदरपाल नाम का कर्मचारी है जो CRPF में नौकरी करता है। उसने बतलाया कि उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के करवा रखी है। इसके लिए कोई उसके पास अचानक फोन आया है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपको लोन दिला देंगे 15 लाख रुपये। जो उसकी वार्ता में आ गया, उसके बकाया में आकर उसने 1 महीने के दौरान 15 लाख रुपये जमा करवा। बिहार के बाद अब दिल्ली NCR में एक चीनी नागरिक और उसकी भारतीय गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी चीनी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस ने उसे गुरुग्राम से हिरासत में लिया है। फिलहाल इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है। SP विशाल पांडे ने कहा कि उनसे पूछताछ पर पता चला है कि चीनी नागरिक का वीजा जून 2020 में समाप्त हो गया था और उसने इसे 2022 के रूप में दिखाने के लिए जाली बनाया था। उसने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल भी किया। बॉर्डर पार करते समय जिनके पास भारत का वीजा नहीं था उनको SSB के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा सुरसंड थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ पे उन्होंने बताया है कि वह JP ग्रीन ग्रेटर नोएडा में अपने चीनी नागरिक मित्र के पास रुके थे। इस आधार पर उस चीनी नागरिक की पहचान की गई तथा गुरुग्राम हरियाणा से चीनी नागरिक को व उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड कोहिमा की रहने वाली हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। वहां से पूछताछ की गई, आवश्यक अभिलेख देखे गए तो यह पता चला कि चीनी नागरिक का जून 2020 में वीजा समाप्त हो चुका है। उनके द्वारा फोर्ज करके उस पर जून 2022 अंकित। बाडड़ा के गांव नीबड़ बड़ेसरा के पशु अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि पशु अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की वजह से पशुपालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे कई बार विभाग और प्रशासन को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पशु अस्पताल में जल्द से जल्द डॉक्टर भेजने की मांग की है। हमारे गांव में अस्पताल बने हुए 15-16 साल हो गए हैं। यहाँ पे हमारे गांव में कम से कम 2500 पशु हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। इसके कारण ग्रामवासियों को कोई भी अगर परेशानी होती है, बीमारी होती है पशुओं को, तो जैसे बारड़ा से भाड़ा जैसे हिसार तक जाना पड़ता है। तो इसके लिए मेरी सरकार से यही मांग है कि यहाँ पे डॉक्टर लाया जाए और ग्रामवासियों की जो समस्या। रेवाड़ी में बाइक से बचने के चक्कर में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते हादसे में कार में बैठी महिला की मौत हो गई और महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस जोरदार टक्कर में जीरकपुर से चलकर बंदायूं जा रही बस क्षतिग्रस्त हो गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बस में फंसे 3 लोगों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सर हादसा हुआ है, किसके साथ कैसे हुआ? बस और ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हुआ है जी, और बस में 3 आदमियों को चोट लगी है। तीनों गंभीर चोटें हैं, 2 को सिर में है और 1 को पैर में लगी हुई है। तो ये कहाँ से सर बस? सर बस ये जीरकपुर से सवारियाँ बैठा कर लाई थी और इसका यहाँ औरंगाबाद में जिंदागर में एक्सीडेंट हो गया। औरंगाबाद में अराउंड 9:30 मेरे पास टोटल 4 कैजुअलिटीज अभी तक आई हैं। उसमें उनमें से 1 ब्रॉड डेड है जो कि पुलिस की गाड़ी लेके आई थी 112, और 1 की हालत गंभीर है। अभी CT स्कैन मैंने करवाया है, रिपोर्ट आ जाएगी, देन उसके बाद देखते हैं। 2 की कंडीशन स्टेबल है, वो उसको हमने।
सोनीपत में NH-44 पर देर रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिस हादसे में कार में सवार 2 नर्सिंग ऑफिसर सहित एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिल्ली परिवहन निगम में तैनात चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया और घायल को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बता दें कि दिल्ली के नांगल ठाकरान के रहने वाले अंकित, जितेंद्र, गौरव और रोहिणी के रहने वाले गौरव सिंह सोमवार की देर रात अपनी कार से मनाली घूमने के लिए जा रहे थे और तभी NH-44 पर गांव बिगान के पास ये हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये सभी लोग घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। इसी दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सोनीपत के मुरथल थाने का यह पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 12 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे ब्रेजा गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो हम उस पर शिकायत पर पहुँचे थे। उसमें 4 व्यक्ति सवार थे, दिल्ली के हैं, तो उनमें से 3 एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी जीवित है। तो पुलिस जिनके शिकायत देंगे उस हिसाब से कार्रवाई। वहीं फतेहाबाद पुलिस 12 जून से 26 जून तक अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मना रही है। इसी कड़ी में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और नशे से दूर रहने की लोगों से अपील भी की गई। तो नशे के खिलाफ यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फतेहाबाद से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर 12 जून से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है नशे के खिलाफ। और इसी कड़ी में एक साइकिल रैली निकाल करके लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और उनसे नशे से दूर रहने की अपील भी की गई। देखिए, ये जो 26 जून को हर वर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय ड्रग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है, और उसी जो क्रम को लेकर आज जो है ना हमने एक जागृति के रूप में साइकिल रैली निकाली है, जो सेक्रेटरीट से चलती है और अनाज मंडी फतेहाबाद तक निकाली है, जिसके अंदर करीब 70-80 साइकिलें हमारे पास। और ये इस बात का संदेश देने के लिए कि हमारे स्टेट को इंडिया को। वहीं पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने करनाल से बाइक चुराकर पानीपत बेचने आए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। नशे के आदी चोर ने पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर कम दामों में बाइक बेचने की बात की, जिस पर बाइक खरीदने वाले को शक हुआ। उसने चोर से बाइक की आरसी मांगी। आरसी मिलते ही बाइक खरीद रहे युवक ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी बाइक चोर को मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो एक बाइक चोर को पानीपत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस चोर को गिरफ्तार किया गया वो नशे का आदी बताया जा रहा है और मिली जानकारी के मुताबिक बेहद ही कम दामों पर वो बाइक को बेचने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले ही जिस शख्स से वो बाइक खरीदने की बात कर रहा था, उस शख्स ने गाड़ी की आरसी मिलते ही तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। नेवल कराने आना हूँ जी। बाइक कहाँ से चोरी की है ये? करनावा से की है जी। किस लिए चोरी करते हो? नशा नुशा करते हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे पानीपत? बस लूट लेने के चक्कर में आ गए थे सर। लूट लेने? हाँ जी। अच्छा, तो पकड़े गए? हाँ जी। पहले भी चोरी की है? नहीं, पहले नहीं किए थे। बाइक चोरी क्यों करते हो? गरीब लोगों की बाइक कैसे बेच रहे हो? कितने में बेच रहे थे इसको? 2-3 हज़ार में बेच। नेशनल कम्युनिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके चलते अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में AQAS टीम ने निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण कार्यक्रम 3 दिनों तक चलना है और इस दौरान अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर टीमें जांच कर रही हैं।
इसी कड़ी में हैदराबाद और बेंगलोर से आई टीम के सदस्यों ने सरकार के निर्धारित मापदंडों पर अस्पतालों का निरीक्षण किया और अलग अलग पहलुओं को जाना। वहीं टीम ने ऑपरेशन थिएटर, ट्रॉमा सेंटर और ओपीडी के अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया, जिनकी रिपोर्ट टीम ने आगे संबंधित विभाग को सौंप दी है। वहीं टीम के सदस्य प्रसाद राव ने बताया कि जिस अस्पताल की रिपोर्ट अच्छी रहती है उन्हें प्रमाण पत्र और इनामी राशि दी जाती है, जबकि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर रिपोर्ट एनएचआरसी को सौंप दी जाती है। भारत शासन द्वारा एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि हर तरह की स्वास्थ्य संस्था, जिला चिकित्सालय हो, सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उन सब का एक निर्धारित मापदंडों पर परीक्षण किया जाता है और यदि वो यानी पाए जाते हैं पात्र, तो उनको कैश रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेशन दोनों किया जाता है। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में एक दिन में 6,594 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 6 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हो गई है, जबकि 4,035 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.67% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 50,548 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,777 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और देश में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस कोरोना के हैं। तो देश में कोरोना के 6,594 नए केस मिले हैं और 24 घंटे में कोरोना के चलते कुल 6 लोगों की मौत हुई है। तो 4,035 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात दी है, वो लोग ठीक हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है, देश में 50,548 एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट जो है वो 98.67% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो 4,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। तो 24 घंटे में कोरोना से कुल 6 लोगों की मौत हुई है और 4,035 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 6,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मामले घट बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।